हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 64th बीबीएससी पीटी में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर द 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट। आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। आपके ऑप्शन हैं 21%, 31%, 36%, 40%, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये परसेंटेज है 31.26%। और अगर जनसंख्या की बात करें करोड़ में तो वो है 37.76 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग विच इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति। आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की जो नीति आयोग है, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, उसका पूरा स्वरूप क्या है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट या नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग नामक एक नई संस्था का गठन किया और ये संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करेगी। इसके गठन का जो इसका गठन है वो इस प्रकार से है कि भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा और राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होंगे वो गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, उपाध्यक्ष होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नामित करेंगे, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य भी होंगे और मुख्य संचालन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। आपसे पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1951, 1956 या 2000। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो 1956 में हुआ और 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था और इसमें दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A judge of Supreme Court may resign his office by writing to। आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देते हैं। आपके ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब त्यागपत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 124 है उसमें उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति और पद मुक्ति के विषय में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 124(2) है, 2 का जो क्लॉज ए है उसके अनुसार कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु जो अर्हताएं हैं वो है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा, वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the first chairman of the Backward Class Commission? आपसे पूछा गया है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं
जगजीवन राम, बाबा साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब कालेलकर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन। और इसको स्थापित किया गया था 1953 में, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे और इनका वास्तविक नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, आपसे पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है। आपके ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, द चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In order to be chosen a member of लोक सभा, a person must not be less than the age of, आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर या 30 ईयर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 ईयर्स। भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी और उनका नाम है राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सदस्य होने के लिए आर्टिकल 84 में प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा में स्थान पाने के लिए या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, आपसे पूछा गया है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। आपके ऑप्शंस हैं द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 153 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आर्टिकल 155 में ये कहा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा उसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 या आर्टिकल 333, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों के जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 331 की बात करें तो उसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 332 में राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है और आर्टिकल 333 में राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व का विवरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेसिडेंट, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट,
कैन वोट इन द पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो संविधान का जो आर्टिकल 52 है उसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो इसलिए संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है या निर्देशित करता है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 50, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40, जो कि डीपीएसपी में है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार पंचायतों का गठन करेगी। संविधान का जो भाग 4 है उसमें उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 40 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में सहायक होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which one of the following years was the Sarkaria Commission, which was empowered to recommend changes in center-state relations, submitted its report? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। आपके ऑप्शन हैं 1983, 1984, 1985 या 1987। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन सौंपा था 1988 में। ऑप्शन में वो नहीं दिया गया इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 280, आर्टिकल 269, आर्टिकल 268 या आर्टिकल 265, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 280 रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन से। संविधान का जो आर्टिकल 280 का पार्ट 1 है उसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। मतलब वित्त आयोग के गठन करने का जो अधिकार दिया गया है वो राष्ट्रपति के पास है और इसके तहत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को नियुक्त करेगा। आर्टिकल 265 की बात करें तो 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना, मतलब टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 269 की बात करें तो आर्टिकल 269 में है टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट, मतलब संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों का वर्णन है आर्टिकल 269 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। आपसे पूछा गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन हैं द लॉ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संविधान का जो आर्टिकल 76
वन है उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और जो महान्यायवादी होता है उसका कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह दे तथा विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करें या उसे सौंपेंगे। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।